19 साल की उम्र में अपने घर पर रिश्तेदारों द्वारा टॉर्चर किए जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के रहने वाले आनंद कुमार शर्मा को ये बात समझ में आ गई थी कि अब इस घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर गुजर बसर करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी सिलसिले में वो बिना किसी बैकअप के ही मुंबई पहुंच जाते हैं। पर मुंबई की उस भाग दौड़ में अपना खर्चा निकालना आनंद के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो भी खत्म होने की कगार पर आ गए। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। और इसी बीच इनको एक होटल में वॉचमैन की वैकेंसी के बारे में पता चलता है। इन्हें लगा कि शायद अब मैं मुंबई में सरवाइव करने लायक तो पैसे कमा ही लूंगा। पर आनंद जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वॉचमैन की नौकरी इनको कितना भयानक मंजर दिखाने वाली है। अच्छा, एक बात और है कि जो बचपन से ही इन्होंने टॉर्चर झेला है ना अपने घर पे, उसका एक बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से आज आनंद जीवित है। आज की स्टोरी आपको जिंदगी की एक बहुत ही काली सच्चाई से रूबरू कराएगी और साथ ही एक क्रीपी सा प्लॉट आपका खून सुखाने के इंतजार में बैठा है। मुझे ये स्टोरी आनंद जी के बेटे इंद्रजीत ने भेजी है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो, ये कहानी बहुत पुरानी है, जब आनंद सिर्फ 16-17 साल के हुआ करते थे। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास एक गाँव पड़ता है, पारा गाँव। उसी पारा गांव के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अब उस टाइम पर आनंद की फैमिली का जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। उनके पिताजी पंडिताई का काम करते थे और जो भी दान दक्षिणा मिलता उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यहाँ आनंद के 3 भाई और हैं। 2 भाई इनसे बड़े और 1 भाई इनसे छोटा था। अब आनंद के जो सबसे बड़े भाई थे उनकी नौकरी पुलिस में लग गई। आनंद के दूसरे भाई मुंबई के एम्बेसडर होटल में एज अ वेटर का काम करते थे और आनंद और उनके छोटे भाई ये दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर जिंदगी लेती है एक बहुत ही दर्दनाक मोड़। एक शाम कुछ काम करते हुए आनंद के पिताजी को हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात आनंद की माताजी को पता चली तो वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। उन्हें भी पैनिक अटैक आता है, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठती है। अब कायदे से तो आनंद और उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी इनके जो सबसे बड़े भाई थे उनको लेनी चाहिए थी। होता भी ऐसा ही है। ये दोनों भाई अब अपने पुलिस वाले जो भैया थे उनके पास रहने लगे। पर यहाँ होता ये है कि जो वो पुलिस वाले भैया की पत्नी थी वो आनंद से बहुत बुरा बर्ताव करती। उन्हें आए दिन ताना मारना, टॉर्चर करना। एक होता है ना कि ऐसे उसको ट्रीट करती जैसे वो बोझ हो इनके ऊपर। कभी घर में कुछ सामान खो गया तो उसका इल्जाम भी ये लोग आनंद पर मत दिया करते थे। अब अपनी पत्नी से इन्फ्लुएंस होके जो आनंद के बड़े भाई थे वो इन्हें बहुत मारते पीटते थे। उस समय आनंद की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। एक 16 साल के बच्चे को जब इतना टॉर्चर किया जाता है और वो उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाता, कुछ अपना पॉइंट नहीं रख पाता, तब अंदर ही अंदर चीजें बिल्डअप होने लगती है। इसी चक्कर में आनंद गलत रास्ते पर निकल गए। इनके नए दोस्त बनते हैं और उन लोगों ने इन्हें नशे की लत लगवा दी। दारू सिगरेट बीड़ी पी के घर आना और घर आके यहाँ पर ताने सुनना, ये आनंद का एक डेली रूटीन बन गया था। अब उस गलत संगति की वजह से कभी कभी आनंद ऐसे मारपीट भी करने लगते हैं और 2-3 बार इनको जेल भी जाना पड़ा। अब आनंद की इन हरकतों से तंग आके जो उनके बड़े भाई थे वो अपने मझले भाई को, जो कि मुंबई के होटल एम्बेसडर में वेटर है, उनको एक खत लिखते हैं कि आनंद बहुत बिगड़ गया है, तुम वहीं से मुंबई बुला लो और किसी काम में लगा देना। जब इनका खत पहुंचा वहां पर कि ठीक है भैया आप भेज दीजिए आनंद को मेरे पास, उस समय तक आनंद की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। उन पुलिस वाले भैया ने इनको कुछ पैसे दिए और सीधा मुंबई भेज दिया कि तुम अब जाके उनके पास रहना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो वीडियो के इंट्रो में बोला था कि आनंद बिना किसी बैकअप के मुंबई पहुंच गए, पर यहाँ तो उनके बड़े भाई रहते हैं दूसरे वाले। तो भाई अभी आपको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस दिन आनंद मुंबई पहुंचे अपने दूसरे वाले बड़े भाई के घर, पहले तो ये भाई साहब उनको लेने गए स्टेशन और फिर वहां से जब घर लेके आए तब आनंद को बोला कि हाथ पैर धो के खाना खाने बैठ जाओ। आनंद जब खाना खाने बैठे तब पता नहीं उनके बड़े भाई के दिमाग में क्या आया। आनंद के सामने खाने की प्लेट पड़ी हुई थी, वो भाई एक निवाला भी नहीं ले पाया कि इन्होंने लात मार के उसे गिरा दिया और लात मारते हुए बोला कि बड़े भैया ने सब बताया है तेरी करतूत के बारे में, साला सब पे बोझ बन के बैठा हुआ है। और ऐसा बोल के उसी रात आनंद को उन्होंने घर से निकाल दिया। आनंद भी यहाँ पर इमोशनली एकदम टूट चुके थे। वो बिना कुछ बोले घर से निकल जाते हैं, बिना किसी बैकअप के। और यहीं से आनंद के लिए जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। आनंद जी को घर छोड़े 2-3 दिन हो चुके थे। लिमिटेड जो पैसे लेके आए थे ये अपने साथ, वो भी खत्म होने वाले थे। किसी रात जाके वो रेलवे स्टेशन पे सोते थे और कभी कभी जुहू बीच पे। इस समय आनंद डेस्परेटली एक काम ढूंढ रहे थे जिससे उनका गुजर बसर हो सके। इनको फाइनली कहीं से पता चला एक होटल के बारे में जहाँ पर वॉचमैन की पोस्ट खाली थी। जब ये वहाँ पहुंचे और जाके बातचीत की तब इनको ये वॉचमैन की पोस्ट मिल जाती है। इसी बीच जो एम्बेसडर होटल में उनके भाई एज अ वेटर काम कर रहे थे, जिन्होंने इनको घर से निकाला था, उनको कहीं से बात पता चल जाती है कि आनंद यहाँ पर इस फलने होटल में वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं। कुल 13 दिनों के बाद ये आनंद के पास जाते हैं
और वहां पर जाके उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गया, मतलब ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे साथ घर चलो वापस। इस पॉइंट पर आनंद जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, पर घर जाने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अभी उस वॉचमैन की नौकरी में इनको उतने तो पैसे नहीं मिल रहे थे कि एक प्रॉपर घर रेंट पे लेके वो रह सके, तो जो पास में एक स्लम था उसी स्लम में जाके राजेश जी रहने लगे। करीब 1.5 महीने वहां पर वॉचमैन की नौकरी करने के बाद इनको पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिखती है कि एक होटल है मुंबई का, उसका नाम तो दिया हुआ है पर मैं बताऊंगा नहीं, उस होटल में एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है। आनंद वहां पर जाके अप्लाई करते हैं, जो कि ये पढ़े लिखे तो थे ही, ग्रेजुएशन कर रखा था इन्होंने, तो इनको वो जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। इसके साथ ही आनंद को होटल के अंदर एक छोटा सा कमरा दिया गया रहने के लिए। वहां पर नौकरी करने के 1.5-2 हफ्ते के बाद ही इनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, आनंद हर धर्म को मानते थे और हर एक फ्राइडे ये हाजी अली दरगाह जाके बैठा करते थे। आनंद बताते हैं कि इनको वहां बहुत शांति मिलती थी और हर फ्राइडे दरगाह जाना इनका रूटीन बन गया था। इसी बीच 2 महीने उस होटल में जूनियर मैनेजर की नौकरी करने के बाद इनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है। अब आनंद नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं। हर बार की तरह एक फ्राइडे ये हाजी अली दरगाह से वापस अपने होटल आ रहे थे। शाम का समय था और इनको थोड़ी देर के बाद ही नाइट शिफ्ट वाली अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। रात वाली शिफ्ट में आनंद के अलावा सिर्फ 2-3 स्टाफ ही वहां पर रहते थे। तो जब उस फ्राइडे की शाम आनंद हाजी अली से वापस अपने होटल की तरफ आ रहे थे ना, तब होटल से कोई 1 किलोमीटर पहले इनको एहसास होता है कि कोई ना इनके पीछे पीछे चल रहा है उस रास्ते पर। शाम ढल चुकी थी, लगभग अंधेरा हो चुका था वहां पे। इन्हें लगा कि शायद कोई चोर बदमाश होगा जो मुझसे लूटपाट करना चाहता है। इन्होंने अपने कदम तेज कर दिए, पर जितनी तेजी से ये कदम आगे बढ़ाते इनको एहसास होता कि कोई उतनी ही तेजी से इनके पीछे पीछे आ रहा था। एक पॉइंट के बाद आनंद चुपचाप उस बीच रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। धीरे से ये पलटे पीछे और भाई ये पाते हैं कि पीछे कोई भी नहीं है। ये वापस मुड़ते हैं और तेजी से चलते हुए एकदम अपने होटल तक पहुंच गए। कुछ ही टाइम में इनको काउंटर पर आके बैठना था, तो उससे पहले ये अपने कमरे में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। और अपने कमरे के पास पहुंचकर इन्होंने दरवाजे को खोलने के लिए चाबी निकाला। ये बताते हैं कि जब मैं चाबी जेब से निकाल के उस दरवाजे के अंदर बढ़ा रहा था आगे, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया है। मैं एक तरह से एकदम फ्रीज हो चुका था और इतनी देर में एक बहुत ठंडी सेंसेशन इनके दाएं साइड के गाल पर लगती है इनको। इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने इनके सर से लेके गर्दन तक एकदम ठंडी हवा का फ्लो कर दिया हो, और उस फ्लो के साथ ही इनको एक भीनी भीनी से खुशबू भी आने लगी। भाई इनके अलावा सिर्फ 3 लोग ही थे उस रात होटल में, और वो तीनों के तीनों अभी नीचे हैं। जिस फ्लोर पर इनका कमरा था वहां पर आनंद अकेले खड़े एकदम। कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपना कमरा खोला और अंदर चले जाते फ्रेश होने के लिए। आनंद को अभी तक लग रहा था कि शायद कोई बहुत दूर से मेरा पीछा करते करते होटल तक आ गया। यहाँ पर आनंद इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में जाकर फ्रेश होते हैं और फिर अपनी ड्यूटी चले गए। ड्यूटी करके जब सुबह वापस सोने आए तब ये पाते हैं कि भाई जो वॉशरूम है ना, उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये तो बंद करके गए थे उसे, और उसी रात से आनंद को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना कि आनंद को ना मालिश करवाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वीक में 1-2 बार मालिश वाला आके इनके पूरे देह की तेल से मालिश करता। उस रात के जब अगले दिन मालिश वाला आया तो उसने बोला कि बाबूजी आपका हाथ पैर बड़ा गर्म लग रहा है, अभी तो जनवरी का टाइम है, इतना गर्म क्यों है आपका हाथ, आप ना डॉक्टर से दिखाइए, मुझे लग रहा है आपको बुखार हो गया है। अब इसी के साथ अगले 3-4 दिनों में आनंद की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। इन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जॉन्डिस हो गया है। यहाँ पर आनंद को कुछ दवाइयाँ दी गई, पर वो दवाई भी पूरी तरीके से काम नहीं करती। जितने दिन ये दवाई खाते उतने दिन ठीक रहते, और जैसे ही दवाई छोड़ते इनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती। अब ऐसे ही खराब तबीयत को झेलते झेलते 1 महीने निकल जाते हैं, और फिर एक शाम जो आनंद की मालिश करने आता था ना आदमी, वो इनके कमरे में गया। आनंद पेट के बल बेड पर लेटे हुए, उसने पहले पीठ की मालिश की, फिर पैरों में तेल लगाया, और उसके बाद जब आनंद आगे की तरफ मुड़े न ऐसे, उन्हें देखते ही मालिश वाला एकदम जोर से चिल्लाते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ भागता है। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। आनंद को समझ नहीं आया कि क्या हुआ यहाँ पे। उसने अगले दिन मालिश वाले को फिर होटल बुलवाया और पूछा कि क्या हो गया, तू भाग क्यों गया था।
तब वो मालिश वाला बोलता है कि बाबूजी, आपकी शक्ल ना बहुत बदल गई थी, एकदम डरावना, एक साइड काला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि आपकी शक्ल पर किसी ने ब्लेड से कट मारा हो। बहुत डरावना अंधेरा जैसा लग रहा था। ऐसी शक्ल मैंने आपकी कभी भी नहीं देखी थी। भाई साहब, ये बात सुन के आनंद एकदम शॉक्ड। मालिश वाला बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा मालिश करने आपका। ये बोल के वहाँ से चला जाता है और आनंद वापस अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। उस रात जब आनंद ड्यूटी करके अगली सुबह सोने गए ना, तब बेड पर लेटते ही 10 मिनट के लिए इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ये बताते कि मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था और मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर के पास कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। उस रात के बाद से ही इनका उल्टी, बुखार, लूज मोशन सब कुछ एक साथ होने लगा। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी आनंद की। अब इसी बीच उन्होंने अपने गांव में, जो रायपुर में इनका गांव था, पारा गांव, वहां पर अपने बड़े भाई को खत लिखा कि भैया मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं रह रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए गांव आके घूम जाऊँ। मैं इस फलना फलना डेट को ट्रेन पकड़ के रायपुर आऊंगा। अगले दिन वो खत पोस्ट कर देते हैं गाँव के लिए और पोस्ट करने के बाद अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोला कि आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, कोई ध्यान रखने वाला अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसे बुला लीजिए साथ रहने के लिए। ये सब बातें सुन के आनंद जी बहुत ज्यादा निराश होने लगे। ये शाम को वापस होटल आते हैं और जो होटल का वॉचमैन था वो थोड़े बूढ़े थे, उनके पास बैठ जाते। जाके उन्होंने बताया कि दादा अभी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन गाँव घूम के आ जाऊँ। अब 2 दिनों के बाद उनकी ट्रेन थी। ये ट्रेन लेकर सीधा रायपुर पहुंचते हैं और स्टेशन से उतर के जब ये अपने गांव की तरफ जाने लगे तब फिर से इन्हें एहसास हुआ कि कोई इनका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा मार्केट वाला एरिया आता है और वहां पर इनके जान पहचान की एक ट्रक लगी थी। वो ट्रक वाला इनके गांव की तरफ ही जा रहा था। इन्होंने बोला कि मुझे गांव तक छोड़ दे और ट्रक वाले के साथ बैठकर ये गांव के आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाते हैं। वहां से अब फिर से कुछ दूरी कवर करके इनको अपने घर पहुंचना था, जहां इनके सबसे बड़े भाई जो पुलिस वाले अंकल हैं वो रहते हैं। ट्रक वाले ने इनको ड्रॉप किया और ये अपने गाँव वाले घर की तरफ चलने लगे। अब इनको अपने गाँव वाले घर पहुँचने से पहले एक तालाब आता है, उस तालाब को क्रॉस करके जाना था। और इसी बीच जब वो तालाब के करीब पहुंचे तब इनको दिखाई दिया कि तालाब के किनारे कूड़े का ढेर लगा है और उस कूड़े के ढेर में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और उस कुत्ते का मांस एक लड़का बैठ के खा रहा था। जब थोड़ा और करीब पहुंचे तब इन्होंने पाया कि उस लड़के ने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा है। उसके बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, दांत भी लंबे लंबे और हाथ के नाखून भी बड़े हुए थे। उसी नाखून से फाड़ के कुत्ते का मांस खा रहा था। ये 2-3 सेकंड तक रुक के उस लड़के को देखने लगे और इसी बीच वो लड़का इनकी तरफ मुड़ता है। अब इनको देख के वो लड़का गुर्राने लगा और गुर्राते हुए इनके पीछे पड़ जाता है। ये भी चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागते हैं, पर ये अपने घर पहुंच नहीं पाए क्योंकि इनके बड़े भाई को पहले से पता था कि ये घर आने वाले हैं। अगली सुबह इनके बड़े पापा और गांव के लोग आनंद को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आने लगे और तभी रास्ते में जो खेत पड़ता है इन्होंने पाया कि आनंद वहीं खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। अब इन्होंने जाके आनंद को उठाया तो होश में आते ही ये सबसे पहले भाग के वो जो तालाब किनारे कचरे वाला एरिया था वहां पर गए। जब ये वहां पहुंचे तो पाया कि ना ही वहां पर कोई मरा हुआ कुत्ता है और ना ही कोई बच्चा। ये अपने बड़े भाई के साथ वापस घर पर आते हैं। घर पहुंचने के बाद जब ताऊजी ने बताया कि कहाँ थे रात भर, खेत में पड़े हुए थे, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। इनके ताऊजी को लगा कि अभी तक ये सुधरा नहीं है, वैसे नशे वशे करके दारू पी के ऐसे खेत में पड़ गया होगा। खैर अभी इनको खाना वाना दिया गया खाने के लिए और आनंद बताते हैं कि गांव में करीब 5 दिन बिताने के बाद एक रात जब मैं सो रहा था अपने कमरे में तो इनको अपने पैर के तलवे में एकदम गर्म हवा का एहसास हुआ। उस गर्म हवा को फील करते ही आनंद की नींद खुलती है और जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने देखा कि जो इनके बेड के सामने खिड़की है उस खिड़की पर 2 कटा हुआ सर लटक रहा था और वो कटा हुआ सर आनंद को ही घूर रहा था। उसे देखते ही आनंद आंख भींच के बंद कर लेते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरी रात निकाली।
पर ये सिलसिला यहाँ नहीं थमता है। दूसरी रात जब ये अपने कमरे में सो रहे थे तो इन्हें अचानक पॉटी लगती है। अब देखो, गांव में उस टाइम पर तो घर के अंदर शौचालय होता नहीं था, घर के बाहर निकल के खेत की तरफ जाना पड़ता था। तो ये भी अपना सिगरेट और माचिस निकाल के खेत की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी सिगरेट निकाली। अभी अपनी सिगरेट जलाने ही वाले थे कि सामने वाले पेड़ पर इनको दिखाई देता है कि कोई ना ऊपर से उतर के नीचे आया है। इनको लगा कि शायद कोई बंदर वंदर होगा। ये सिगरेट लाइट करने के लिए माचिस जलाते हैं और उस माचिस की रोशनी में इनको पेड़ के पास एक पैर दिखाई दिया। अब पैर में पूरे बाल थे और आनंद उस पैर से लेके ऊपर तक देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है ये। फिर ये पाते कि पैर से लेके ऊपर के पूरे शरीर में घने बाल हैं। पैर के नाखून भी बड़े बड़े थे। अब आनंद पूरा ऊपर तक देख ही नहीं पाए। ये पीछे मुड़ के अपने घर की ओर भागने लगते हैं और घर पहुंच के चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए ये सो गए। अब धीरे धीरे आनंद की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। समय के साथ ये डिप्रेशन के शिकार हुए जा रहे थे और अब तो छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई थी। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि आनंद अपने भाई से या भाभी से कुछ बोल नहीं सकते थे कि मैं ऐसा ऐसा फेस कर रहा हूँ। उनको यही लगेगा कि शायद ये कोई नाटक कर रहा है, कोई दूसरा ड्रामा स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो ना अपने अंदर बिल्डअप होते होते इंसान को डिप्रेशन में डालने लगती है। आनंद के साथ यही केस हो रहा था। कुछ टाइम के बाद ये एकदम निराश होके मुंबई वापस आ गए। जब मुंबई वापस आए तो ये डॉक्टर से मिलने गए दोबारा। इस समय डॉक्टर ने बोला कि आप ना बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच चुके हो, हेमोग्लोबिन का लेवल भी बहुत लो हो चुका है और अब शायद ही आप कभी इस सिचुएशन से रिकवर कर पाओ। ये सुन के आनंद और भी ज्यादा निराश हो गए। ये वापस अपने होटल आते हैं। होटल में जो इनका कमरा था उसके वॉशरूम में गए और यहाँ पर ये खुद की शक्ल शीशे में देख रहे हैं और अचानक अपनी शक्ल देखते देखते ये ना रोने लगे वहीं पर। आनंद बताते हैं कि यहाँ पर मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने दोनों हाथों से अपने पूरे मुंह को फाड़ लूं और इन्होंने ठीक ऐसे ही करना स्टार्ट किया। ये अपना हाथ ऊपर ले जाके पूरे मुंह को फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद चेहरे से इनके ब्लड भी आने लगा और इसी बीच इन्हें कुछ एहसास होता है। ये अचानक अपने सेंसेस में आए। इन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं। यहां उसी हालत में ये नीचे वॉचमैन के पास जाते हैं और यहाँ पर जो वॉचमैन था उसका सरनेम था तिलांगे। तो ये उन्हें तिलांगे दादा बोल के बुलाते थे। ये चुपचाप नीचे उतर के जाते हैं और तिलांगे के पास बैठ जाते हैं। शाम ढल चुकी थी, इनकी ड्यूटी का टाइम हो रहा था। समय का कुछ पता नहीं चल रहा आनंद को और इसी बीच अचानक ये होश में आते हैं दोबारा। और जब ये होश में आए तो इन्होंने पाया कि ये तिलांगे के साथ एक पार्क के अंदर बैठे हुए। सुबह के 3:30 बज रहे थे और जब इन्होंने तिलांगे की तरफ देखा तो पाया कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और उसके आसपास 20-25 सिगरेट के बड्स पड़े हुए हैं। इन्होंने एकदम शॉक होकर पूछा तिलांगे से कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि जब तुम रात को मेरे पास आके बैठे थे ना, उसके बाद अचानक तुम्हारा आवाज बदल गया, शक्ल भी एकदम डरावनी से हो गई थी और जो होटल के स्वीपर थे उसको तुमने मारा 2-3 थप्पड़। जब तुम्हारा ये रूप मैंने देखा तो मैं बहुत डर गया और फिर तुम मुझे लेके इस पार्क के अंदर आ गए और यहाँ बीच में बैठा के तुमने मुझसे जबरदस्ती सिगरेट फुकवाया। मैं बूढ़ा आदमी, मैं क्या कर सकता था। मैंने डर के मारे जो जो तुमने बोला वो सारी बातें मानी। अब जब आनंद जी ने ये सब सुना तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तिलांगे ने उनको बोला कि एक काम करो, उठो, चलो होटल चलते हैं, चल के मुंह हाथ धो और तैयार हो जाओ। एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ चल के तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ये लोग पार्क से निकल के होटल पहुँचते हैं और वहाँ पर आनंद जी ने इनसे पूछा कि कहाँ चलना है। तब तिलांगे बोलते हैं कि ऊपर जाके फ्रेश होके आओ, बस ये सब मत पूछो कहाँ चलना है। जब आनंद जी ऊपर से नीचे आए तब तिलांगे उन्हें डोंगरी के अंदर एक पीर बाबा बैठते हैं, उस पीर बाबा के पास लेकर गए। अब जैसे उस पीर बाबा ने आनंद जी को देखा तो उन्हें देखते ही बोला कि रुक जा वहीं पे। उस पीर बाबा ने तिलांगे को अपने पास बुला के सारी बात पूछी और पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने आनंद जी को एक मंदार का फूल दिया। फूल हाथ में रख के बोला कि इसे सीधा ले जाके हाजी अली दरगाह में कोई साफ सुथरी जगह देखना और वहां पर रख देना। वहां फूल रखने के बाद 10 कदम पीछे आना है, एकदम ऐसे झुकते हुए, और फिर पीछे मुड़ के वापस अपने घर आ जाना।
कुछ भी हो जाए तुम पलट के पीछे नहीं देखोगे। आनंद जी ने ठीक वैसे ही किया और ये करने के बाद ये वापस उस पीर बाबा के पास आते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या हो गया था बाबा मेरे साथ। तब उस पीर बाबा ने बोला कि तुम ये हाजी अली दरगाह आते जाते रहते हो ना, वहीं किसी कोने में एक मंदार का फूल रखा हुआ था जिसमें जिन वास कर रहा था। एक तुमने उस मंदार के फूल के ऊपर पैर रख दिया था अपना। इस बात से वो जिन गुस्सा हो गया था और तुम्हें परेशान करके कैसे भी मारना चाहता था। तुम्हारा विल पावर बहुत ज्यादा है और तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, जिसके वजह से वो जिन तुम्हें मार नहीं पाया। अब इतने सालों से आनंद जी ने जो भी टॉर्चर झेले थे ना, उस चीज ने उन्हें मेंटली काफी स्ट्रांग बना दिया था और यही कारण था कि आनंद जी ये सब कुछ झेल पाए। इस घटना के बाद अगले 2-3 सालों तक इन्होंने वहीं मुंबई में नौकरी की और वापस अपने गांव आके एक दूसरे गांव की औरत के साथ शादी कर ली जो इंद्रजीत की मम्मी है। आज के टाइम पर आनंद अपने होम टाउन में रहते हैं और एक जाने माने पंडित भी हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।